नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह सीटेट के एग्ज़ाम का मैराथन क्लास का पहला क्लास है और हम देखेंगे आज सामाजिक विज्ञान, जो कि एक वैकल्पिक विषय होता है एसएसटी। और यहाँ से अक्सर करके प्रत्येक सीटेट के एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न पूछा गया है कि भिलाई इस्पात कारखाना जो है स्थित कहाँ पर है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं भिलाई इस्पात कारखाने की। तो भिलाई इस्पात जो कारखाना है वह आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब इसके बारे में बात किया जाए कि यह जो है इसकी जो स्थापना की गई थी साल 1955 में की गई थी। भिलाई इस्पात कारखाने की स्थापना साल 1955 में रूस के सहयोग से की गई थी और छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में इसकी स्थापना की गई थी और इसने अपना उत्पादन कार्य शुरू किया था साल 1959 में। और यहाँ पे अगर बात किया जाए तो यह संयंत्र जो है कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है और यहाँ से लौह अयस्क डल्डी राजहरा खानों से तथा कोयला कोरबा तथा कारगाली के खानों से प्राप्त होता है। और अगर आगे की अगर बात करें तो बोकारो भी जो है आपका कि इस इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से जो की गई थी वह की गई थी साल 1964 में। तो बोकारो कहाँ पर स्थित है, तो 1964 में बोकारो की स्थापना रूस के सहयोग से झारखंड में की गई थी। और बात करते हैं राउरकेला इस्पात संयंत्र की। तो राउरकेला जो है वह बेसिक तौर पर राउरकेला जो है वह उड़ीसा में स्थित है और इसकी स्थापना साल 1959 में जर्मनी के सहयोग से की गई थी। तो यहाँ पे भिलाई के बारे में पूछा गया है। तो भिलाई जो है वह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और इसकी स्थापना साल 1955 में की गई थी। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित शैलों में से कौन सा अवसादी शैल का उदाहरण है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अवसादी शैल, तो शैल जो बेसिक तौर पे होते हैं वह क्या होते हैं आपके, इसमें से अगर बात किया जाए कि शैल जो होते हैं वह बेसिक तौर पे अवसादी शैल का उदाहरण होते हैं। अब बात करें कि शैल जो होता है अवसादी चट्टान का उदाहरण है। पृथ्वी तल पर आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपों से बेसिक तौर पे यह आपके अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। इन्हें परतदार चट्टान भी कहा जाता है। चट्टान भी कहा जाता है। अगर बात किया जाए कि चट्टानें कुल कितने प्रकार की होती हैं, तो एक होता है आग्नेय और दूसरा होता है आपका अवसादी और तीसरा होता है आपका रूपांतरित। तो हालांकि यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित शैलों में से कौन सा अवसादी शैल का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे शैल जो है यह आपका अवसादी शैल का उदाहरण है और इसे परतदार के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि पुच्छल तारे की पूछ की दिशा सदैव किधर की ओर होती है। तो अगर बात करें हम पुच्छल तारे की, तो पुच्छल तारे की पूछ की दो दिशा होती है, सदैव सूर्य से दूर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन होता है ए वाला। अब यहाँ पे बात करते हैं पुच्छल तारे की। तो पुच्छल तारा जो होता है इसका जो दिशा होता है पूछा है, तो इसके पूछ की जो दिशा होती है सूर्य से दूर होती है। यह आकस्मिक धूल बर्फ और हिमानी गैसों के पिंड है जो सूर्य से दूर अंधेरे क्षेत्र में रहते हैं। और सूर्य, यह बेसिक तौर पे अगर बात की जाए तो सूर्य के चारों ओर ये लंबी किंतु अनियमित या असमय केंद्रित कक्षाओं में क्या होते हैं, इस प्रकार से घूमते रहते हैं। जब यह सूर्य के समीप से गुजरते हैं तो गर्म होकर इन गैसों की फुहार निकलने लगती है जो लंबी चमकीली पूंछ के समान हमें प्रतीत होती है। इसीलिए इन्हें बेसिक तौर पर हम लोग पुच्छल तारा के नाम से जानते हैं। पुच्छल तारे के शीर्ष भाग को कोमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पुच्छल तारे का जो शीर्ष भाग होता है उसे कोमा के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें हेलिका, तो हेलिका धूमकेतु जो होता है या हेली जिसे हम कहते हैं 76 वर्षों बाद दिखाई देता है। यह भी एक पुच्छल तारे का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से भ्रंश घाटी से संबंधित है। तो अब यहाँ पे भ्रंश घाटी के बारे में पूछा गया है। तो ग्राबेन जो है यह एक प्रकार का भ्रंश घाटी है। ग्राबेन जो है वह एक प्रकार का भ्रंश घाटी है। अब इसके बारे में जानते हैं कि भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाती है। जैसे यह दो भ्रंश रेखाएं, जैसे आपने पता है कि सतपुड़ा एक प्रकार का भ्रंश पर्वत है जो कि भारत में है। तो इसके एक साइड में नर्मदा है और दूसरे साइड में क्या है, तापी। और यहाँ पर बेसिक तौर पे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। तो इसी के बारे में कह रहा है कि जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाती है तब तनाव जनित बल के कारण दो भूखंडों का विपरीत दिशा में खिसका होता है, तब इसका बेसिक तौर पर निर्माण होता है। भ्रंश घाटी जो होती है लंबी व सकरी और गहरी भी होती है। इसे जर्मन भाषा में क्या कहा जाता है, ग्राबेन। तो ग्राबेन ही क्या है, आपका भ्रंश है और यह जर्मन भाषा का शब्द है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि भ्रंश घाटी का उदाहरण कौन सा है, तो यह आपका ग्राबेन है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन
उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। तो अगर हम बात करें कि मरुस्थल जो होते हैं मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शीतकालीन मरुस्थल जिसको कि हम लोग ठंडे मरुस्थल के नाम से जानते हैं, और एक होता है गर्म मरुस्थल जिसे हम लोग उष्णकटिबंधीय मरुस्थल कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं हुआ है आपका गोबी बेसिक तौर पे एक ठंडा मरुस्थल है, बाकी अरबिया, अटकामा और कालाहारी एक आपके उष्णकटिबंधीय मरुस्थल हैं। गोबी की अगर बात किया जाए तो गोबी मरुस्थल जो है चीन और मंगोलिया में स्थित है। गोबी जो है चीन और मंगोलिया में स्थित है। चीन और मंगोलिया में गोबी मरुस्थल स्थित है और यह एक प्रकार का ठंडे रेगिस्तान यानी कि शीत मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे तापमान जो है 0 से 40 डिग्री तक नीचे तक चला जाता है। और यह पर मरुस्थल अगर बात किया है तो अल्ताई, ठीक है, अल्ताई, ठीक है, अल्ताई पहाड़ियों से बेसिक तौर पे घिरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है तो आपका गोबी है जो कि चीन और मंगोलिया के बीच में स्थित है और यह एक प्रकार का शीत मरुस्थल है। भारत की अगर बात की है तो भारत में जो आपका है थार का मरुस्थल है वह एक उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो जब आप भारतीय संविधान को पढ़ते हैं तो भारतीय संविधान में मूल रूप से कुल 22 भाग है और इनमें से जो तीसरा भाग है पार्ट 3 है, भाग 3, वह मौलिक अधिकारों से संबंधित है और इसका आर्टिकल है 12 से 35 तक। मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे और आपने पता होगा कि 44वां संविधान संशोधन करके जो संपत्ति का अधिकार था उसको, ठीक है, अनुच्छेद 300 क में डाल दिया गया। अनुच्छेद 300 क में संपत्ति के अधिकार को डाल दिया गया। तो वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की कुल संख्या हो गई है 6। तो आपसे पूछा है कि मौलिक अधिकार का भाग मतलब भाग कौन सा है, तो आपका तीसरा है जो कि जिसका आर्टिकल 12 से 35 तक है। मूल रूप से इसमें 6 मौलिक अधिकार थे। 44वां संविधान मूल रूप से इसमें 7 मौलिक अधिकार थे और 44वां संविधान संशोधन करके जो संपत्ति का अधिकार था उसको अनुच्छेद 300 क में डालकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसलिए वर्तमान समय में मूल अधिकारों की कुल संख्या कितनी है, 6 है। अगला जो क्वेश्चन है कि पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया। तो आपने पता है कि 73वां संविधान संशोधन किया जाता है। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन किया जाता है साल 1992 में। ठीक है, 1992 में 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाता है और इसके तहत बेसिक तौर पे पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिलता है। इसके अगर भाग की बात की जाए तो यह बेसिक तौर पे भारतीय संविधान के भाग 9 में शामिल है और इसका आर्टिकल जो है 243 से लेकर 243 तक है। ठीक है, इसका जो संविधान इसकी जो बेसिक तौर पे व्याख्या की जाए तो इसका अनुच्छेद कौन सा है, तो 243 से लेकर 243 तक, और यह भारतीय संविधान के भाग 9 में इसको शामिल किया गया। कब, 73वां संविधान संशोधन करके। अगर बात की जाए कि संविधान का जो अनुच्छेद 40 है एक व्यवहारिक रूप से बेसिक तौर पे ग्राम पंचायतों के गठन करने के लिए कदम उठाने के लिए मूल रूप से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों की बात की गई थी। ठीक है, तो यह डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ठीक है, अनुच्छेद 40 है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में पंचायती राज के बारे में किस अनुच्छेद में व्याख्या किया गया है, तो 40 में, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। लेकिन पंचायती राज को एक सुदृढ़ रूप करने हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया, तो 73वां संविधान संशोधन किया जाता है साल 1992 में। यह भाग 9 में रखा गया और इसका आर्टिकल है 243 से 243 तक। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है। तो अब आपने सभी ने पता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वह द हेग में स्थित है। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी। तो अब यहाँ पे अगर बात की जाए कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी साल 1945 में। ठीक है, साल 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा इसकी स्थापना की गई और यह काम करना कब शुरू किया, तो अप्रैल साल 1946 से यह अपना कार्य करना शुरू हुआ। इस न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्षों के लिए चुना जाता है। यह दोनों निकाय एक समय पर लेकिन अलग अलग बेसिक तौर पे क्या करते हैं, मतदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची का विषय है। तो जब बेसिक तौर पे आप पढ़ते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों को, तो भारतीय संविधान के में कुल आपकी 12 अनुसूचियां हैं। तो 12 अनुसूचियों में से जब आप 7वीं अनुसूची पढ़ते हो तो 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियों का
वर्णन किया गया है। एक है आपका संघ सूची, दूसरा है आपका राज्य सूची और तीसरा है आपका समवर्ती सूची। तो जब आपसे अगर कहा जाए कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन किसका विषय है, तो यह आपका हो जाता है समवर्ती सूची का विषय। लेकिन अगर आपसे कह दे जनगणना, जनगणना किस सूची का विषय है, तो जनगणना जो है वह संघ सूची का विषय है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है वह समवर्ती सूची का विषय है। अब बात करते हैं कि कई बार इसमें पूछा जाता है कि इन सूचियों में कुल कितने विषय हैं। तो अगर बात की जाए कि संघ सूची में, तो संघ सूची में वर्तमान समय में कुल विषयों की संख्या है 100। और अगर बात करें राज्य सूची की, तो राज्य सूची में कुल विषयों की संख्या है 61। और समवर्ती सूची की अगर बात की जाए तो समवर्ती सूची में वर्तमान समय में कुल विषय हैं आपके 47। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि जनगणना किस सूची का विषय है तो आप संघ सूची करेंगे, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन की सूची का विषय है तो समवर्ती सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं निदेशक सिद्धांत। तो निदेशक सिद्धांत जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है भारतीय संविधान के भाग 4 में है, जिसका आर्टिकल है 36 से 51 तक। इसका आर्टिकल है 36 से 51 तक। और जब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 को आप पढ़ते हैं तो इसमें बेसिक तौर पर आपका विदेश नीति से संबंधित चीज़ों के बारे में व्याख्या किया गया है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है आपका डी वाला, कि निदेशक सिद्धांत का जो अनुच्छेद 51 है वह बेसिक तौर पे विदेश नीतियों से संबंधित है। अब अगर बात करें यहाँ पे अनुच्छेद 49 की, तो अनुच्छेद 49 जो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों को बेसिक तौर पे संरक्षण करने से संबंधित है अनुच्छेद 49। और बात करते हैं अनुच्छेद 48 की, तो इसकी दो भाग हैं, एक है 48 और एक है 48A। तो 48 की अगर बात किया है तो इसमें बेसिक तौर पे कहा गया है कि कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करना है। और 48A जो है बेसिक तौर पे पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा करने से संबंधित है 48A। और बात करते हैं अनुच्छेद 50 को, तो अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान किया गया है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या है। तो तापक्रम अगर विलोमता की अगर बात की जाए तो तापक्रम विलोमता का अर्थ होता है कि बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। ठीक है, अगर ऊंचाई बढ़ेगी तापक्रम भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। इसी को हम बेसिक तौर पे तापक्रम विलोमता कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो बेसिक तौर पे सामान्य नियम के विपरीत जब वायुमंडल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ तापमान की कमी की जगह वृद्धि होने लगती है। जैसे आपने पता है कि जो सबसे नीचे मंडल है वह क्षोभ मंडल है। तो क्षोभ मंडल की जैसे जैसे आप बेसिक तौर पर ऊंचाई पे जाते हैं तापक्रम क्या होता है, डिक्रीज होता है, यानी कि कम होता है। लेकिन यहीं पर क्या होता है कि सामान्य नियम के विपरीत जब वायुमंडल की ऊंचाई पर हम जाते हैं तो इसका तापमान कम होने की जगह पर बेसिक तौर पर बढ़ने लगता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, तापक्रम विलोमता कहते हैं। इस स्थिति में तापमान की ऊर्ध्वाधर प्रवणता क्या होती है, उलट जाती है एवं वायु की शीतल परतें नीचे तथा गर्म परतें क्या होती हैं, ऊपर की ओर स्थापित हो जाती हैं। और जब गर्म हवा ठंडी हवा के ऊपर स्थापित हो जाती है तो वहाँ पर कोहरा बनता है। और इस तरह का कोहरे जाड़े की रातों में प्रायः धुंध सा रहता है, क्योंकि चिमनियों के धुएं विलोमता परत में पहुंचकर इसे आसान बना देती हैं। तो तापक्रम विलोमता बेसिक तौर पे सामान्य रूप से समझिएगा कि हम जब क्षोभ मंडल की ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान क्या होता है, कम होता है। लेकिन बेसिक तौर पे जब वही तापमान बढ़ने लगता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, तापक्रम विलोमता के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जलाशयों में से कौन रिहंद परियोजना से संबंधित है। तो रिहंद परियोजना की अगर बात की जाए तो रिहंद परियोजना से संबंधित जो जलाशय है वह है आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है वह रिहंद परियोजना से संबंधित है। रिहंद परियोजना जो है बेसिक तौर पे उत्तर प्रदेश के सोन नदी पर प्रसिद्ध घाट, मतलब सोन नदी पर बनाया गया है। और बेसिक तौर पे यह जो बनाया गया है बेसिक तौर पे उसकी सहायक नदी रिहंद पर, सोन की सहायक नदी रिहंद पर बनाया गया है। इस बात के पीछे गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक एक कृत्रिम झील बनाई गई है। और यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यह मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। तो बेसिक तौर पे अगर आपसे पूछा जाए कि गोविंद बल्लभ पंत, तो बेसिक तौर पे यह आपका सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी पर बनाया गया और इसी नदी पे एक कृत्रिम झील बनाया गया है। ठीक है, जिसे गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से जानते हैं। और यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है।
अगला क्वेश्चन है कि सिपकिला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है, यह किस राज्य में स्थित है। तो अगर हम बात करें सिपकिला दर्रे की, तो सिपकिला दर्रा जो है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब इसके बारे में अगर बात किया जाए तो यह दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। जो सिपकिला दर्रा है वह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है और स्थित कहाँ पे है, आपका हिमाचल प्रदेश में। लद्दाख क्षेत्र में बेसिक तौर पे स्थित जो दर्रा है वह बेसिक तौर पे काराकोरम दर्रा है और यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। मैं बात कर रहे हैं काराकोरम दर्रा की, कि अगर आपसे बात की जाए कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो वह आपका काराकोरम दर्रा है और यह कहाँ पर स्थित है, लद्दाख में। और यहाँ से चीन की जाने वाली सड़कें भी बनाई गई है। जो जिला दर्रा जो है वह जास्कर श्रेणी में स्थित है। यह श्रीनगर से, यहाँ से बेसिक अगर जो जिला दर्रा की बात की जाए तो जो जिला दर्रा जो है वह श्रीनगर से लेह को जोड़ने का मार्ग गुजरता है। और अगर बात की जाए आपकी सिक्किम की, तो सिक्किम में बेसिक तौर पे नाथुला और जेलेपला जैसे दर्रे स्थित हैं। हालांकि आपसे पूछा गया है सिपकिला दर्रा, तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। अगला कह रहा है कि सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। तो अब यहाँ पे बेसिक तौर पे होता है कि यहाँ पे जो होता है कि कोई भी सामाजिक अध्ययन का अध्यापक है तो उसे विषय वस्तु के साथ साथ शिक्षण विधियों का भी ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, शिक्षा के उद्देश्यों का भी ज्ञान होना चाहिए और शिक्षण की तकनीकियों का भी ज्ञान होना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर तीनों के तीनों ऑप्शन आपके क्या हैं, सही हैं, इसलिए यहाँ पर सभी लोगों को कॉमन नंबर दिया गया था। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ शिक्षण विधि, शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षण तकनीकियों तीनों का ज्ञान होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है कि भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री क्या है। तो अगर आप किसी भूगोल के टीचर हैं तो उनमें जो सबसे मतलब कि सबसे अधिक उपयोगी सामग्री होता है वो होता है आपका मानचित्र। तो यहाँ पे सही होता है आपका ए, कि अगर भूगोल शिक्षण अगर आपको पढ़ाना है तो आपके लिए सबसे पहले होना चाहिए आपके पास मैप। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाना के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया एक क्या होता है, चित्र होता है। और इसके जरिए हम विभिन्न स्थलाकृतियों, विभिन्न देशों को हम क्या करते हैं, दिखा सकते हैं। अगर मानचित्र की बात करें तो एक आपका होता है पॉलिटिकल, ठीक है, एक होता है आपका जियोग्राफिकल और एक होता है थीमेटिक। तो पॉलिटिकल अगर मानचित्र की बात की जाए तो इसमें विभिन्न राज्यों की राजधानी और विभिन्न प्रकार के शहरों को दिए जाते हैं। और जियोग्राफिकल यानी कि भौतिक मानचित्र की बात की जाए तो इसमें पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति जैसे कि पर्वत, पठार, नदी, महासागर इत्यादि को दर्शाया जाता है। और अगर बात करें थीमेटिक मानचित्र की तो कुछ मानचित्र जो होते हैं विशेष प्रकार की जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने के लिए हम लोग थीमेटिक मानचित्र का प्रयोग करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मानचित्र कुल कितने प्रकार के होते हैं, तो मूल रूप से मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं, पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक, दूसरा होता है जियोग्राफिकल यानी कि भौतिक और तीसरा होता है थीमेटिक मानचित्र। और कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि मानचित्र के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो मानचित्र के 3 घटक हैं आपके दिशा, दूरी और प्रतीक। ये मानचित्र के 3 प्रमुख घटक होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। तो आप सभी ने पता है कि अष्टाध्यायी के लेखक जो हैं वह महर्षि पाणिनि हैं, ठीक है। अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं वह महर्षि पाणिनि हैं। अगर अन्य की अगर बात की जाए तो वेद व्यास की अगर बात की जाए तो वेद व्यास जी ने, ठीक है, महाभारत लिखा था। अगर हम बात करें अन्य किसी की तो यहाँ पर अगर वाल्मीकि की बात की जाए तो वाल्मीकि जी ने जो बेसिक तौर पे है वह रामायण लिखे थे, ठीक है, रामायण लिखे थे। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया अष्टाध्यायी के बारे में, तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, आपके पाणिनि हैं। अगला जो क्वेश्चन है द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था। तो अगर हम बात करें बौद्ध संगतियों के बारे में तो बेसिक तौर पे बौद्ध संगतियाँ कुल हुई थी 4, ठीक है, 4 कुल बौद्ध संगतियाँ हुई थी। और इसमें पूछा गया है कि द्वितीय बौद्ध संगति किसके कार्यकाल में हुआ था। तो द्वितीय बौद्ध संगति जो हुआ था वह कालाशोक के कार्यकाल में हुआ था, कालाशोक। अब यहाँ पे चारों बौद्ध संगतियों की अगर बात करें तो प्रथम बौद्ध संगति जो होती है वह 483 ईसा पूर्व में होती है और यह स्थान कहाँ पे था, तो राजगृह था। और अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। और किसका शासनकाल था, अजातशत्रु का। दूसरे बौद्ध संगति की अगर बात की जाए तो यह 383 ईसा पूर्व होता है
स्थान कहाँ पे था, वैशाली। अध्यक्ष कौन थे, सुबुकामी। और यहाँ पर कार्यकाल यानी कि राजा कौन थे, कालाशोक थे। तो द्वितीय बहुसंगति के बारे में पूछा हुआ है, जो कि वैशाली में हुआ था और कालाशोक उस समय राजा थे। तीसरे बहुसंगति की अगर बात की जाए तो 251 ईसा पूर्व में होता है और ये होता है पाटलिपुत्र में, और इस बहुसंगति का अध्यक्ष बनाया गया था मोगलीपुत्र तीसरे को, और इस समय जो राजा थे वह अशोक थे। और चतुर्थ बहुसंगति की अगर बात की जाए तो चतुर्थ बहुसंगति जो है वह प्रथम शताब्दी मतलब कि ईसा के प्रथम शताब्दी में आयोजित की गई थी, और कुंडलवन स्थान था, कुंडलवन जो कि वर्तमान समय में कश्मीर में पड़ता है। और इस समय जो अध्यक्ष थे वह वसुमित्र और अश्वघोष थे, और राजा कौन थे, कनिष्क थे। तो यहाँ से पूछा गया है कि द्वितीय बहुसंगति, तो द्वितीय बहुसंगति जो था कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, जो कि वैशाली में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि अकबर ने इबादत खाने का निर्माण कहाँ पर करवाया था। तो अकबर के अगर इबादत खाने की अगर बात की जाए तो अकबर ने जो है इबादत खाने का निर्माण करवाया था फतेहपुर सीकरी में। अगर यहाँ पे बात की जाए तो इबादत खाने का अर्थ होता है पूजा का घर, और इसका निर्माण अकबर के द्वारा साल 1575 में किया गया था। और इस इबादत खाने में विभिन्न धर्मों के विद्वान आकर क्या करते थे, चर्चाएं करते थे। तो इबादत खाने का बेसिक तौर पे अर्थ होता है पूजा घर, जिसमें विभिन्न प्रकार के विभिन्न धर्मों के अनुयायी जो थे वह आकर आपस में चर्चा करते थे। और यह 1575 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इसका बेसिक तौर पर निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। तो हम बात करते हैं आर्य समाज की। तो आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी वह 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में कहाँ पर, मुंबई में। ठीक है, 1875 ईस्वी में मुंबई में दयानंद सरस्वती ने, ठीक है, दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी। अन्य समाज की अगर बात की तो ब्रह्म समाज की बात की जाए तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में, ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना की बात किया तो 1878 में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। बेलूर मठ की अगर बात की जाए तो बेलूर मठ की स्थापना साल 1857 में विवेकानंद के द्वारा किया गया था, और 1857 में ही विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो अब यहाँ पे आपके कुछ प्रमुख हैं कि यहाँ पे पूछा गया आर्य समाज, तो 1875 में मुंबई में दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना हुई थी। अगला है कि निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन है राजेंद्र लिहाड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां या सूर्यसेन। तो यहाँ पर काकोरी कांड से संबंधित सूर्यसेन नहीं है। अब बात करते हैं काकोरी कांड के बारे में कि बेसिक तौर पे इस कांड में बेसिक तौर पे थे आपके राजेंद्र लिहाड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां। अगर काकोरी की बात की जाए तो यह उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर हाल ही में काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया है। ठीक है, याद रखिएगा पहले काकोरी कांड एक नकारात्मक छवि देता था, जिसके कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया है। इसका नाम इसलिए बदला गया क्योंकि कांड शब्द सही भावना को नहीं दर्शाता है। यह घटना हुई कब थी, तो काकोरी कांड की अगर बात की जाए तो यह घटना 9 अगस्त साल 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक गांव में ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों के द्वारा की गई थी। अब बात करते हैं सूर्यसेन की। तो सूर्यसेन का संबंध है चटगांव शस्त्रागार लूट से, जो कि यह लूट किया गया था 18 अप्रैल साल 1930 को। ठीक है, इनका अन्य नाम मास्टर दा के नाम से आता है क्योंकि ये बेसिक तौर पे बंगाल के थे, तो इन्हें बेसिक तौर पे मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। तो सूर्यसेन का संबंध किससे है, तो आपका चटगांव शस्त्रागार लूट से। और यह चटगांव कहाँ पर पड़ता है, तो बंगाल में पड़ता था। और यह चटगांव शस्त्रागार लूट कब हुआ था, तो 18 अप्रैल साल 1930 को। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त नहीं है। तो अब यहाँ पे जो होता है वह सही होता है आपका ग्लोब जो होता है। ग्लोब जो होता है कि यह एक ऐसी शिक्षण सहायक सामग्री है जो महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त नहीं होती है, क्योंकि बेसिक तौर पे आपकी अगर बात की जाए ग्लोब के बारे में, तो ग्लोब जो होता है एक पृथ्वी का कृत्रिम स्वरूप होता है, और इसमें हम अच्छे से, ठीक है, महाद्वीपों के प्राकृतिक और महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को नहीं दर्शा सकते हैं। इसमें बेसिक तौर पर अगर हम विश्व का प्राकृतिक मानचित्र देखें या विश्व का राजनैतिक मानचित्र देखें, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि महाद्वीपों
के आनुपातिक क्षेत्र और आकार को अच्छे से दर्शा सकते हैं, लेकिन ग्लोब के जरिए हम दर्शा नहीं सकते हैं। और हमने मानचित्र के बारे में चर्चा कर ही रखा है कि मानचित्र कुल 3 प्रकार के होते हैं: राजनैतिक, भौतिक और थीमेटिक मानचित्र। अगला आपका कि भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है। तो भूगोल शिक्षण के बारे में यहाँ पे कह रहा है, तो भूगोल शिक्षण की जो सबसे उपयुक्त विधि होती है वह भ्रमण विधि मानी जाती है। अब इसके बारे में बेसिक तौर पे जाने कि भ्रमण विधि एक बाल केंद्रित शिक्षण विधि है। इस विधि में छात्र हमेशा क्या होता है, सक्रिय होता है। भ्रमण विधि द्वारा बालक विषय वस्तु का अवलोकन करता है। इस विधि से बच्चों में अवलोकन, कल्पना, तर्क, टिप्पणी एवं निरीक्षण क्षमता जैसे कौशलों का विकास होता है। अगर बात करें वार्तालाप विधि की, तो वार्तालाप विधि या बातचीत जो होता है मनुष्यों द्वारा समाज में परस्पर संपर्क करने का एक बहुपक्षीय और स्वाभाविक माध्यम है। इससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। और बात करते हैं कहानी और कथन विधि की, तो बेसिक तौर पे सामाजिक अध्ययन शिक्षण की एक यह महत्वपूर्ण विधि है। इसके माध्यम से शिक्षक छात्रों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और यह एक प्रकार की आपकी मनोवैज्ञानिक विधि है। और यहाँ पे अगर भ्रमण विधि के जनक की बात की जाए तो भ्रमण विधि के जनक हैं, उनका नाम है पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी को भ्रमण विधि का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। ठीक है, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। अब यहाँ पे ऋण चिन्हों से, रेखा चित्रों से, वर्णमाला के अक्षरों से या थीमेटिक मानचित्र से। तो बेसिक तौर पे मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है ऋण चिन्हों से। अब इसके बारे में अगर बात की जाए तो बेसिक तौर पे जो होता है कि ऋण चिन्हों से तात्पर्य उन चिन्हों से होता है जो अलग अलग भौतिक और सांस्कृतिक संरचनाओं को प्रदर्शित करने के लिए निर्मित किया जाता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे मंदिर के लिए ऐसे बनाया जाता है, रेलवे ट्रैक के लिए इस प्रकार की चीज़ें बना देते हैं, नदी के लिए यहाँ पे ब्लू कलर की लाइन खींच दी जाती है। तो इस प्रकार के चिन्हों को हम क्या करते हैं, ऋण चिन्हों के नाम से जानते हैं। तो मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को ऋण चिन्हों के माध्यम से समझाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे यू आकार की घाटी का, तो यू आकार की घाटी का निर्माण बेसिक तौर पे हिमनदों के द्वारा होता है। यू आकार की घाटी का निर्माण जो होता है हिमनदों के द्वारा होता है। अब इसके बारे में जानते हैं कि ऊंचाई पर स्थित हिमानियों के पार्श्व अपवर्तन के कारण, पार्श्व अपवर्तन का मतलब कि जब यह नीचे की ओर गिरती हैं अपवर्तन के कारण इस प्रकार की घाटी का निर्माण होता है। इसका निचला तल चौड़ा एवं चपटा तथा किनारे खड़े होते हैं, जिसके कारण इसका आकार अंग्रेजी के यू अक्षर के समान ऐसे प्रतीत होता है। तो यू आकार की अगर घाटी की बात की जाए तो हिमनदों के द्वारा निर्माण होता है। अगर बात करें भी आकार की घाटी की, तो भी आकार की घाटी पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली नदियों के द्वारा, ठीक है, बेसिक तौर पे बी आकार की घाटी बनाई जाती है। तो यहाँ पे पूछा है यू आकार की घाटी, तो आपका हिमनदों के द्वारा, और भी आकार की घाटी जो होता है वह नदियों के द्वारा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। तो आप सभी ने पता है कि ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी वह क्या है, कैनबरा है। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए वाला कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वह कैनबरा है। अगला है कि दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी। तो दीन ए इलाही की स्थापना आप सभी ने पता है कि दीन ए इलाही की स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी साल 1582 में। 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना की गई थी। इसमें बेसिक तौर पे क्या था, विभिन्न धर्मों के बीच मतभेद की खाइयों को भरने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। यह एक ईश्वर में विश्वास करता था। इसमें सभी धर्मों के अच्छे तत्व समाहित किए गए थे। हुमायूं ने बेसिक तौर पे दीनपनाह नगर की स्थापना की गई थी और हुमायूं नामा की जो रचना है वह गुलबदन बेगम के द्वारा। तो दीनपनाह की अगर बात की जाए तो हुमायूं ने, और दीन ए इलाही की स्थापना किसने किया था, 1582 में अकबर के द्वारा किया गया था। अगला है आपका कि व्हेन-सांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो व्हेन-सांग की अगर बात की जाए तो व्हेन-सांग जो है वह बेसिक तौर पे हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। यह बेसिक तौर पे जो था कि यह जब आया तो यह 629 से लेकर 645 ईस्वी तक भारत में रहा। वह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत CU की, ठीक है, इसने जो अपना भ्रमण वृत्तांत लिखा वह CU की के नाम से प्रसिद्ध एक पुस्तक लिखी। अगर हम बात करें फाहियान की, तो फाहियान जो था वह चंद्रगुप्त, ठीक है, द्वितीय के दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको कि हम लोग बेसिक तौर पे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। तो फाहियान की अगर बात की जाए
तो वह चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। और अगर बात करें हम यहाँ पर, ठीक है, कि डायमेकस की, तो डायमेकस जो था वह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था, जो बेसिक तौर पे बिंदुसार के शासनकाल में आया था। और यहाँ पे अगर बात की जाए, ठीक है, मार्को पोलो, तो मार्को पोलो जो था वह इटली का यात्री था और वह पांड्य देश की यात्रा पर आया था। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि आपसे पूछा गया है वेन सॉन्ग किसके शासन में भारत आया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। यह 629 से 645 के बीच में भारत रहा। यह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए आया था। इसने अपने यात्रा वृत्तांत को शी यू की के नाम से लिखा था। ठीक है, इसे यात्रियों का राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है। तो अब यहाँ पे कलंदर की अगर बात की जाए तो कलंदर जो है वह बाबर को कहा जाता है। ठीक है, कलंदर के नाम से बाबर को जाना जाता है। तो अब यहाँ पे जाने कि बाबर का जन्म जो हुआ था साल 1483 में हुआ था और उसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो कि फरगना के शासक थे। बाबर ने ही भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की और पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलगुमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। अब अगर बात किया जाए तो उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के दो प्रमुख तोपची थे। तोपची मतलब कि जो तोप चलाने वाले थे, जिन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। बाबर को अपनी उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई बेसिक तौर पे। और इसके बारे में बेसिक तौर पे ये कहा था कि बाबर ने अपने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। तो बाबर जो 1527 में जो खानवा का, आपने पता है कि 1526 में यह पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था और 1527 में जो इसने खानवा का युद्ध लड़ा, ठीक है, राणा सांगा के बीच, ठीक है, जिसमें बाबर की जीत हुई। तो इसी युद्ध, खानवा के युद्ध के दौरान इसने जिहाद का नारा दिया था। बाबर की जो आत्मकथा है वह बेसिक तौर पे तुजुक ए बाबरी, जिसे हम लोग बाबरनामा के नाम से भी जानते हैं, और यह बेसिक तौर पे किस भाषा में लिखा गया है बाबरनामा, तो ये भी पूछा जाता है। तो मूल रूप से यह तुर्की भाषा में लिखा गया है। बाद में इसका फारसी अनुवाद जो है अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया था। अगला है आपका कि बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। तो अगर बंगाल के विभाजन की बात की जाए तो बंगाल का विभाजन करने वाला जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। अब इसके बारे में अगर बात की जाए तो लॉर्ड कर्जन जो था 19 जुलाई 1905 में बंगाल प्रेसिडेंसी के विभाजन की घोषणा की और अंततः वर्ष 1911 में बढ़ते विरोध के कारण लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। अगर हम बात करें लॉर्ड कैनिंग की, तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल की सबसे प्रमुख घटना जो थी 1857 की क्रांति। और लॉर्ड मिंटो की अगर बात की जाए तो लॉर्ड मिंटो के शासनकाल की जो प्रमुख घटना थी कि लॉर्ड मिंटो के समय में अलग निर्वाचन व्यवस्था, जैसे कि आप लोगों ने मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के बारे में सुना होगा, तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो था एक अलग निर्वाचन व्यवस्था के बारे में, जिसको कि हम लोग सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के बारे में जानते हैं, तो सबसे पहले मिंटो के शासनकाल में ही आया था। और बात करते हैं यहाँ पर लॉर्ड मेयो के बारे में, तो भारत में पहली बार जो जनगणना हुई थी, प्रथम जनगणना साल 1872 में, तो यह किसके शासनकाल में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। अगला है कि कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे। तो कुंवर सिंह की अगर बात करें तो कुंवर सिंह जो थे वह जगदीशपुर के जमींदार थे। अब यह फेमस क्यों है, तो कुंवर सिंह जो थे जगदीशपुर राज्य के जमींदार थे और 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति में इन्होंने जगदीशपुर, बैरकपुर, अवध, बिठूर का कुछ न कुछ अपना एक महत्वपूर्ण इन्होंने बेसिक तौर पे अपना योगदान दिया था। लेकिन सबसे अधिक इनका योगदान था जगदीशपुर। बेसिक तौर पे जब 1857 की क्रांति हुई तो जगदीशपुर से नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति थे वह कुंवर सिंह थे। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण ये था कि गाय और सूअर की चर्बियों में लगे कारतूस, और 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने बेसिक तौर पे इस प्रकार के लगे चर्बी और कारतूस के लिए बेसिक तौर पे विद्रोह कर दिया। और इस क्रांति की शुरुआत कब हुई, कई बार पूछा जाता है, तो 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को होती है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए फिर से कि कुंवर सिंह ने कहाँ से नेतृत्व किया था, तो कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था जगदीशपुर से। ठीक है, और जगदीशपुर वर्तमान समय में कहाँ पे है, तो बिहार में पड़ता है। और 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 10 मई 1857 को, जो कि मेरठ के बैरकपुर नामक स्थान से था। और इन लोगों ने यहाँ से विद्रोह करके दिल्ली पहुँचे।
अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं। तो हिंदुस्तानी स्वर की अगर बात की जाए तो हिंदुस्तानी में शुद्ध और विकृत की अगर मिल की अगर बात की जाए तो शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर आपके 12 स्वर हैं। अगर स्वरों की बात की जाए तो मूल रूप से आपके 7 स्वर हैं, सा रे ग म प ध नी। ठीक है, तो ये जो 7 हैं यह क्या है, सा रे ग म प ध नी, यह क्या है, शुद्ध स्वर हैं। और विकृत स्वर जो हैं वह 5 हैं। विकृत स्वरों में आपके रे ग ध नी आता है, ठीक है, और म आता है। रे ग ध नी और म जो होते हैं वह विकृत स्वरों में आते हैं, तो 7 + 5 मिलकर आपके 12 आते हैं। तो हिंदुस्तानी संगीत में अगर आपसे शुद्ध की बात किया जाएगा तो शुद्ध में आपके केवल 7 आएंगे। ठीक है, शुद्ध और विकृत मिलाकर कहेगा तो आपके 12 कुल हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 4 ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है। तो 4 ताल के अगर प्रयोग की बात की जाए तो 4 ताल का जो प्रयोग होता है वह ध्रुपद गायकी के साथ किया जाता है। ध्रुपद जो है वह हिंदुस्तानी संगीत के सबसे पुराने और भव्य रूपों में से एक है। अकबर के शासनकाल में एक संगीतज्ञ थे, एक का नाम था तानसेन और एक का नाम था बैजू बाबरा। इन लोगों ने बेसिक तौर पे और साथ ही साथ राजा मान सिंह तोमर के दरबार में तक बेसिक तौर पे क्या हुआ था, ध्रुपद गायन शैली चलती थी। ध्रुपद गायन शैली में सबसे अधिक नाम आता है आपका तानसेन का। अगर हम बात करें तराना की तो यह एक कर्कश प्राकृतिक राग है। तराना क्या है, एक कर्कश काफ़ी तेज ध्वनि वाला एक प्राकृतिक राग है और अमीर खुसरो को इस विधा का जनक माना जाता है। और ख्याल की अगर बात की जाए तो ख्याल जो शब्द है वह फारसी शब्द है और इसका अर्थ होता है विचार या कल्पना, और इस शैली के उद्भव का श्रेय भी अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। ख्याल को शास्त्रीय स्वरूप प्रदान करने का श्रेय सदानंद नियामत खां को जाता है। और ध्रुपद के बारे में अगर कहा जाए तो ध्रुपद क्या है, तो इसके जनक के रूप में बेसिक तौर पर हम लोग तानसेन के नाम से जानते हैं। तराना और ख्याल कौन है, तो इसके बारे में अमीर खुसरो का नाम आता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन प्रसिद्ध तबला वादक नहीं है। तो अब यहाँ पर आपका जाकिर हुसैन है, यह तबला वादक है। ठीक है, पंडित किशन महाराज भी है, तबला वादक हैं। रविशंकर जो है, पंडित रविशंकर, यह तबला वादक नहीं है, यह क्या है, सितार वादक हैं। ठीक है, सितार वादक हैं। और अहमद जान थिरकवा भी तबला वादक है। तो यहाँ पूछा गया है कि कौन तबला वादक नहीं है, तो पंडित रविशंकर जो है वह तबला वादक नहीं है क्योंकि वह सितार वादक हैं, अन्य सभी आपके तबला वादक हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम राष्ट्रीय खेलों का आयोजन मतलब कि कहाँ आयोजित किए गए थे। तो अगर हम बात करें प्रथम राष्ट्रीय खेलों के बारे में तो प्रथम राष्ट्रीय खेल का आयोजन साल 1940 में, ठीक है, 1940 में मुंबई में किया गया था। और अगर बात की जाए कि राष्ट्रीय खेलों का, तो प्रत्येक 2 वर्षों बाद राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाता है। इन खेलों को भारतीय ओलंपिक के नाम से भी जाना जाता है। पहली बार 1920 में ओलंपिक खेलों में भारत ने भाग लिया था। 1924 के ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों के चयन हेतु पहला भारतीय ओलंपिक खेल 1924 में लाहौर में आयोजित किया गया था। और इसी खेल का 9वां संस्करण साल 1940 में मुंबई में आयोजित किया गया था। और इसी मतलब कि बेसिक तौर पे जब भारत ओलंपिक में भाग लेने लगा तो उस वहाँ पे ओलंपिक के खिलाड़ियों को और अधिक दक्ष बनाने के लिए, ठीक है, भारत में अब 1940 से राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया। अगर बात की जाए कि पहला आधुनिक राष्ट्रीय खेल का आयोजन कब किया गया था, तो पहला आधुनिक राष्ट्रीय खेल का आयोजन साल 1985 में दिल्ली में किया गया था। तो दोनों में आप अंतर स्पष्ट करिएगा। अगला है स्टेटमेंट है आपका कि आज भारत को गीता नहीं फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह विचार किसने प्रस्तुत किया था। तो यह विचार जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगर हम बात करें यहाँ पे सर्वपल्ली राधाकृष्णन के, तो इनका बेसिक तौर पे विचार जो था, इन्होंने कहा था कि शिक्षक वह नहीं जो छात्रों के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसे, बल्कि वास्तविक शिक्षा तो वो है जो उसे आने वाले कल का चुनौती के लिए तैयार करे। तो यह स्टेटमेंट राधाकृष्णन का होता है। अगर हम बात करें रूसो के बारे में, तो रूसो ने बेसिक तौर पे अपने जीवन जो कहा था, उन्होंने कहा था कि अपने जीवन के संरक्षण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जान जोखिम में डालने का अधिकार है। यह स्टेटमेंट रूसो का आता है। हालांकि जो स्टेटमेंट पूछा गया है कि आज भारत को गीता नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह विचार स्वामी विवेकानंद का है।
अगला क्वेश्चन है कि केंद्रिक बीज की संतति कौन सी है। तो अगर केंद्रीय बीज की संतति की अगर बात की जाए तो प्रजनक बीज को हम लोग केंद्रीय बीज की संतति के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे प्रजनक बीज क्या होता है, तो प्रजनक बीज जो होता है केंद्रीय बीज की संतति होता है। आनुवंशिक शुद्धता का उत्पादन और उन कृषकों को उपलब्ध होने वाले उत्तम बीजों के उत्पादन पर यह बेसिक तौर पर निर्भर रहता है। प्रजनक बीज उत्पादन का कार्य भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्रों व राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा किया जाता है। इस बीज की थैली पर सुनहरे पीले रंग की बीज के विवरण को लेबल किया जाता है। अगर बात करें हम लोग आधार बीज की, तो यह बीज प्रजनक बीज की संतति होती है। और अगर हम बात करें प्रमाणित बीज की, तो प्रमाणित बीज जो होता है आधार बीज के द्विगुणन करके प्रमाणित बीज तैयार किया जाता है, जिसे प्रमाणीकरण संस्था द्वारा प्रमाणित या निर्धारित मानकों के अनुसार पाए जाने पर प्रमाणित किया जाता है। और इनकी थैली बेसिक तौर पे किस रंग की होती है, तो इनकी थैली जो होती है वह इन पे नीले रंग के टैग लगे होते हैं। और प्रजनक बीज पे बेसिक तौर पे अगर बात की जाए तो प्रजनक बीज पे जो होते हैं पीले रंग के टैग लगे होते हैं। अगला है आपका कि केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें केंद्रीय औषधि और सुगंध पौधा संस्थान जो है वह लखनऊ में स्थित है। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी। अगला क्वेश्चन है कि मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल कौन सा है। तो मार्मलेड बेसिक तौर पे अगर बात की जाए तो मार्मलेड जो बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है वह माल्टा है। अब यहाँ पे बात करें तो माल्टा जो होता है वह नींबू की खुशबूदार प्रजाति होती है। ठीक है, यह नींबू की एक खुशबूदार प्रजाति होती है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट और शक्तिवर्धक फल होता है। इसका रस नहीं बल्कि इसका छिलका भी कारगर होता है। माल्टा के सेवन से गुर्दे की पथरी को दूर किया जा सकता है। चिकित्सक पथरी के रोगियों को माल्टा का दूध पीने की सलाह देते हैं। माल्टा सिस्टम परिवार का मतलब कि सिट्रस परिवार का फल है, जिसमें विटामिन सी जो होती है बेसिक तौर पे पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। अगर बात करें जामुन की, तो जामुन बेसिक तौर पे शुगर के रोगियों के लिए फ़ायदेमंद होता है। यह रक्त के अंदर शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। डायबिटीज के रोगी को प्रतिदिन जामुन के चूर्ण या उसके जूस का सेवन करना चाहिए। जामुन की गुठली ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। अगला जो क्वेश्चन है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की अगर बात किया जाए तो यह कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी। अगला क्वेश्चन है कि जेली बनाने के लिए किस परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम बात करें जेली बनाने के लिए, तो जेली बनाने के लिए बेसिक तौर पे शर्करा नामक परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है। जैम, जेली एवं स्वैक्स का परिरक्षण चीनी के द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आती है, जो प्रदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है। पेक्टिन सेल की दीवारों को संरचना, अखंडता और शक्ति और लचीलापन भी प्रदान करता है। जब पेक्टिन को चीनी के साथ गर्म किया जाता है तो उत्पादन मोटा होना शुरू हो जाता है और यह व्यापक रूप से जैम, जेली और मुरब्बा बनाने के लिए इसका बेसिक तौर पे प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पूछा गया कि जेली बनाने के लिए किस परिरक्षक का, तो जैम हो या जेली हो, इसके लिए हम बेसिक तौर पर शर्करा यानी कि चीनी या शुगर का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी। तो अगर बात किया जाए कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की, तो इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर साल 1952 में भारत में शुरू की गई थी। ठीक है, और इसके पश्चात ग्रामीण भारत में निवास कर रहे लोगों को प्रभावी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की योजना की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 में की गई थी। हालांकि यहाँ पे सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात है तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर साल 1952 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत किसने दिया। तो भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए संविधान के बुनियादी ढांचे का जो सिद्धांत दिया था वह दिया था केशवानंद भारती मामले ने। अब यहाँ पे बात करें तो भारत मतलब कि बेसिक तौर पे केशवानंद भारती का जो मामला था साल 1973 में बेसिक तौर पे आया था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य आता है, 1973 में आया था। और इसके तहत यह बेसिक तौर पे कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 368
अनुच्छेद 368 के संसद को मिली संवैधानिक शक्ति, जो संविधान के संशोधन की शक्ति है, वह संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देता है। ठीक है, अगर हम बात करें शंकरी प्रसाद का मामला, तो शंकरी प्रसाद का मामला जो था वह साल 1951 में आया था। और सज्जन सिंह की अगर मामले की बात की जाए तो सज्जन सिंह का जो मामला था वह जो था साल 1965 में आया था। और गोलकनाथ की अगर बात की जाए तो गोलकनाथ का मामला जो आया था वह साल 1967 में आया था। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला साल 1973 में आया था, और जिसने ये कहा कि आप संविधान में उसी स्तर तक संशोधन कर सकते हैं, ठीक है, जिस स्तर तक संविधान का मूलभूत ढांचा किसी प्रकार से परिवर्तित न हो। और संविधान संशोधन के लिए कौन सा आर्टिकल जिम्मेदार है, तो अनुच्छेद 368 जिम्मेदार है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति देता है। तो यह अनुच्छेद की जो व्याख्या है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 जो होता है कि राज्यपाल को एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति देता है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है सी वाला कि अनुच्छेद 200। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचक या निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, उनके सदस्य कौन कौन से होते हैं। तो आप सभी ने पता है कि आपका लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य न कि मनोनीत सदस्य क्या होते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में बेसिक तौर पर लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य यानी कि मनोनीत सदस्य और निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं, ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के केवल और केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका सी वाला कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य बेसिक तौर पे राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भाग लेते हैं। और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है वह 35 वर्ष की निर्धारित की गई है। और अगर बात किया जाए कि राष्ट्रपति की व्याख्या जो होते हैं अनुच्छेद 52 से स्टार्ट हो जाती है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें दक्षेस के बारे में तो दक्षेस का जो सदस्य देश वह जापान नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि दक्षेस को हम लोग सार्क के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये जो हैं ये सभी के सभी दक्षेस यानी कि सार्क के सदस्य देश हैं। अगर वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो अगर दक्षेस की स्थापना या सार्क के स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर साल 1985 को, सॉरी साल 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है बेसिक तौर पे मतलब इसकी स्थापना जो की गई थी वह बांग्लादेश के ढाका में की गई थी। और इसके अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए इसका जो मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है। और वर्तमान समय में इसके कुल सदस्य देशों की संख्या है 8। और इन 8 सदस्य देशों में कौन कौन से आते हैं, अफगानिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है, भूटान आता है, भारत आता है, नेपाल आता है, मालदीव आता है, श्रीलंका और पाकिस्तान। ये 8 जो हैं दक्षेस जिसको कि हम लोग सार्क के नाम से जानते हैं, इसके 8 कुल सदस्य देश हैं जिसमें कि जापान इसमें नहीं शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है कि केसर किससे प्राप्त किया जाता है। तो केसर की अगर बात की जाए तो केसर जो होता है वह पुष्पवर्तिका से प्राप्त किया जाता है। केसर जो होता है वह पुष्पवर्तिका से प्राप्त किया जाता है। अन्य की अगर बात करें तो लौंग जो होता है फूल की कलियों से प्राप्त होता है। हेरोइन यानी कि अफीम जो होता है पोस्ता से प्राप्त होता है। लीची का जो खाने योग्य भाग होता है उसे एरियल कहते हैं। लीची का जो खाने योग्य भाग होता है उसे एरियल के नाम से जानते हैं। नारियल के खाने योग्य भाग को हम लोग भ्रूणकोश के नाम से जानते हैं, भ्रूणकोश के नाम से। और नारंगी का जो खाने योग्य भाग होता है उसे हम लोग जूसी हेयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पे केसर के बारे में पूछा गया है तो केसर जो होता है वह पुष्पवर्तिका से प्राप्त होता है। अगला है कि मानव के शरीर में कुल पसलियों की संख्या कितनी होती है। तो मानव के शरीर में कुल 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। तो जोड़ी का मतलब कि 12 + 12 आपके कुल हो जाते हैं आपके 24। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है सी कि मानव में कुल, अगर जोड़ी आपसे पूछेगा तो 12 और कुल पसलियों की बात करेगा तो 12 + 12 आपके कुल कितने हो जाते हैं, 24 हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि TAB का टीका किस रोग से बचाव के लिए होता है। तो TAB का जो बेसिक तौर पे टीका होता है वह बेसिक तौर पे मियादी बुखार से बचाव के लिए होता है या साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के द्वारा होता है, ठीक है। अगर आपसे मियादी बुखार की बात करें तो यह साल्मोनेला
टाइफी जीवाणु के द्वारा होता है और इसमें बुखार, कमजोरी तथा शरीर में दर्द होने लगता है। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए यहाँ पे जो होता है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए जो होता है वह DTP का टीका लगाया जाता है। और तपेदिक जो होता है बेसिक तौर पर, जो तपेदिक है टीबी के लिए बेसिक तौर पे BCG का टीका लगाया जाता है। तो यहाँ पे TAB का टीका मियादी बुखार के लिए, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए DTP का, और तपेदिक यानी कि जिसको हम लोग ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी करते हैं, इसके लिए बेसिक तौर पे BCG का टीका लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सभी ने पता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम लोग प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका बी वाला कि प्रत्येक वर्ष हम 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। अगर 20 जून की बात की जाए तो 20 जून को हम लोग विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मना लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किन वस्त्रों में गोंद के फलक कलफ का उपयोग किया जाता है। किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग किया जाता है। तो हम अगर बेसिक तौर पे बात करें रेशमी वस्त्रों में जो होता है गोंद के कलफ का उपयोग किया जाता है। अब ये होता क्या है, तो रेशम प्राकृतिक प्रोटीन से बना रेशा है। रेशम के कुछ प्रकार के रेशों से वस्त्र बनाए जा सकते हैं। यह प्रोटीन रेशों में मुख्यतः फाइब्रोन के नाम से पाया जाता है। ये रेशे कुछ कीड़ों के लार्वा द्वारा बनाए जाते हैं। सबसे उत्तम रेशा जो होता है शहतूत के पत्तों पे पलने वाले कीड़ों के लार्वा के द्वारा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो खेल दिवस जो होता है प्रत्येक वर्ष हम लोग 29 अगस्त को, खेल दिवस जो होता है हम लोग प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। अब यह क्यों मनाते हैं, तो हॉकी के जादूगर जिसे हम लोग मेजर ध्यानचंद्र के नाम से जानते हैं, उनका जन्म हुआ था 29 अगस्त साल 1905 को। 29 अगस्त साल 1905 को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र का जन्म हुआ था और इन्हीं के जन्म के उपलक्ष्य में हम लोग प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मना लेते हैं। अगला है कि योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है। तो योग दर्शन के बेसिक तौर पे जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे नाम आता है महर्षि पतंजलि का। ठीक है, महर्षि पतंजलि जो हैं वह योग दर्शन के लेखक हैं। अगर हम बात करें महर्षि नारद की, तो महर्षि नारद जो हैं वह नारद 5 रात्र के, ठीक है, बेसिक तौर पे प्रवर्तन के रूप में आते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर कि महर्षि, ठीक है, अगर यहाँ बात करें चारवाक की, तो चारवाक दर्शन के बारे में बेसिक तौर पे चारवाक का नाम आता है। सांख्य सूत्र की अगर बारे में बात किया है तो सांख्य सूत्र से संबंधित है कपिल। न्याय दर्शन की अगर बात किया है तो न्याय दर्शन से संबंधित है गौतम। पूर्व मीमांसा की अगर बात करें तो पूर्व मीमांसा से संबंधित है जैमिनी। उत्तर मीमांसा के जो हैं लेखक हैं वह है बादरायण। वैशेषिक के जो हैं कणाद हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास और प्रियदर्शिका के लेखक हैं हर्ष। तो यहाँ पे हालांकि पूछा गया है आपका कि योग दर्शन, तो योग दर्शन जो है महर्षि पतंजलि से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है जीइन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है। तो जीइन नामक प्रोटीन की अगर बात की जाए तो जीइन नामक प्रोटीन जो होता है वह मक्का के फसल से प्राप्त होता है। बेसिक तौर पे अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण के अलावा हमारे भोजन में आहारी रेशे और जल भी पाए जाते हैं। प्रोटीन दाल, सोयाबीन, मटर, राजमा, पनीर, अंडा में पाया जाता है जो कि शरीर की वृद्धि के लिए मदद करता है। प्रोटीन शब्द का नामकरण जे मुल्डर ने, ठीक है, प्रोटीन शब्द की अगर बात की जाए तो जे मुल्डर ने साल 1840 में इसका नामकरण किया था। यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन जो होता है जीव द्रव्य एवं ऊतकों के निर्माण में भाग लेते हैं। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वासिक्योर एवं मारनस नामक रोग होता है। मक्का में व्हाइट बाइट एवं धान में खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। मक्का फसल की उत्पत्ति मध्य अमेरिका में हुई थी, जबकि सोयाबीन की उत्पत्ति के बारे में अगर कहा जाए तो इसकी उत्पत्ति जो होता है चीन में हुआ था। और भारत में सबसे अधिक जो सोयाबीन होता है वह बेसिक तौर पर मध्य प्रदेश राज्य में होता है। तो जीन नामक प्रोटीन के बारे में पूछा है तो यह मक्का से संबंधित है और प्रोटीन के नामकरण जो है जे मुल्डर ने किया था 1840 में। अगला है आपका कि गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है। तो गाय के अगर नस्ल की बात की जाए तो गाय की जो नस्ल है
थार पाकर जो नस्ल है यह बेसिक तौर पे दुकाजी उद्देश्य की होती है। यह गाय राजस्थान में जोधपुर और जैसलमेर में मुख्य रूप से पाई जाती है। इस नस्ल की गाय भारत की सर्वश्रेष्ठ दुधारू गायों में गिनी जाती हैं। इस गाय की उत्पत्ति स्थल बाड़मेर में है और राजस्थान में इसे मालाड़ी के नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में इसे मालाड़ी नस्ल के नाम से जाना जाता है। तो यह बेसिक तौर पर दुकाजी उद्देश्य की गाय है। अगला है कि भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो अगर बात की जाए कि भारत को कुल आपके 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है तथा उत्तर प्रदेश की अगर स्पेशल बात की जाए तो उत्तर प्रदेश को कुल 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। अगर बात किया है कि समान रूप से भारत में कृषि पर 4 प्रमुख कारकों का प्रभाव पड़ता है। पहला है भौतिक कारक, दूसरा है संस्थागत कारक, तीसरा है संरचनात्मक कारक और चौथा है राजनीतिक और प्रशासनिक कारक। और भारत में अगर फसलों की बात की जाए तो मुख्य रूप से 3 फसलें होती हैं। एक होता है रबी की फसल, दूसरा होता है खरीफ की फसल और तीसरा होता है जायद की फसल। तो यहाँ पे फिर से हम बात करते हैं कि अगर भारत के सेंस में पूछा जाएगा तो 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में, यूपी के संदर्भ में पूछा जाएगा तो कुल 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में भारत को बांटा गया है। अगला है आपका कि राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है। तो राजपूत पेंटिंग की अगर बात की जाए तो राजपूत पेंटिंग के जो लेखक हैं आनंद के कुमार स्वामी हैं और इन्होंने बेसिक तौर पे इसे साल 1916 में लिखा था, जिसमें विभिन्न ऋतुओं के श्रृंगारिक चित्रण का बेसिक तौर पर उनके मानव जीवन पे पड़ने वाले प्रभावों का इसमें अंकन किया गया है। राजपूत पेंटिंग में पहाड़ी चित्र शैली को शामिल किया गया है। इस शैली के अंतर्गत केवल राजस्थान की चित्रकला को ही स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पे बात की जाए राजपूत पेंटिंग तो 1916 में आनंद के कुमार स्वामी और इसमें बेसिक तौर पे ऋतुओं का चित्रण किया गया है, जिससे कि मानव के जीवन पर बेसिक तौर पे क्या प्रभाव पड़ता है। अगला है कि लोक कला का संबंध है। तो लोक कला की अगर बात की जाए तो लोक कला का संबंध जो है वह क्षेत्रीय कला से है। ठीक है, लोक कला का संबंध जो है वह क्षेत्रीय कला से है। लोक कला एक स्थानीय समुदाय की समग्र कलात्मक गतिविधियां हैं। यह एक सामाजिक या जातीय समूह के सदस्यों द्वारा निर्मित होती है, जिसमें अपनी अपनी संस्कृति को बेसिक तौर पर लोग क्या करते हैं, संरक्षित करते हैं। जैसे बिहू नृत्य की बात की जाए तो यह असम के लोक कला के नाम से जाने जाते हैं। घूमर की अगर बात की जाए तो यह राजस्थान के लोक कला से संबंधित है। ठीक है, तो लोक कला क्या होता है, एक प्रकार का क्षेत्रीय कला से इसका संबंध होता है। अगला है कि ज्यामिति डिजाइन किसे कहते हैं। तो ज्यामिति डिजाइन की अगर बात की जाए तो ज्यामिति डिजाइन जो होता है, ज्यामिति आकारों से बनी आकृति को हम लोग ज्यामिति डिजाइन के नाम से जानते हैं। तो इसमें बेसिक तौर पे और कुछ व्याख्या नहीं कि ज्यामिति डिजाइन किसे कहते हैं। तो ज्यामिति आकार से बनी आकृति को हम ज्यामिति डिजाइन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एपड़ का संबंध किससे है। तो एपड़ एक बेसिक तौर पे क्या है, स्थानीय रूप से एक प्रकार का कला है और एपड़ का संबंध जो है वह उत्तराखंड राज्य से है। अब इसी में अगर हम बात की जाए तो एपड़ जो होता है मिथिला की चित्र, अगर अन्य की अगर बात की जाए जैसे कि राजस्थान की जो स्थानीय कलाकारी है उसे मडने के नाम से जाना जाता है। गुजरात की जो स्थानीय कलाकारी है उसे सतिया के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र की जो स्थानीय कलाकारी उसे रंगोली के नाम से, बिहार में मधुबनी है और अरिकान है, उत्तर प्रदेश में चौका पूरन है, बंगाल में अल्पना है। ठीक है, और बेसिक तौर पे इस प्रकार की कलाकृति को दक्षिण भारत में कोलम के नाम से जाना जाता है। तो एपड़ पूछा गया है तो एपड़ का संबंध बेसिक तौर पे उत्तराखंड राज्य से होता है। अगला है आपका कि हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है। तो हिंदुस्तानी संगीत की अगर बात की जाए तो श्रुतियों की संख्या कुल आपकी मानी गई है 22। ठीक है, हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की संख्या 22 मानी गई है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का वह छोटे से छोटे नाद जो कानों को स्पष्ट सुनाई दे वह समझा जा सके उसे हम लोग श्रुति कहते हैं। तो यहाँ पे अगर बात की जाए कि श्रुतियों की संख्या कुल कितनी है तो आपकी 22 हिंदुस्तानी संगीत में मानी गई है। तो दोस्तों यह था आपका 21 जनवरी का पेपर, जिसको कि हम लोगों ने अच्छे से एनालिसिस किया। 21 जनवरी का पेपर जो कि पिछले साल हुआ था उसको हमने अच्छे से एनालिसिस किया। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही हम एसएसटी के सभी सेक्शनों को आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।